हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे हमने कई सारे अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 सेक्शन अपने ख़त्म कर लिए हैं और अगली कुछ वीडियोस में हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पोस्टल बैलेट। हम वोटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हैंड हैंड शो ऑफ हैंड वोटिंग, ई वोटिंग और पोस्टल बैलेट के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और स्क्रूटनाइज़र वगैरह कैसे उसमें काम करते हैं वो सब पढ़ा था। वो आपको लास्ट वीडियो में हमने उसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम पोस्टल बैलेट स्टार्ट करते हैं। पोस्टल बैलेट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 65 में। सेक्शन 110 में इसको पूरा प्रोसेस के साथ बताया है। इसकी डेफिनेशन 2 क्लॉज 65 में दी है। क्या दिया है? पोस्टल बैलेट मीन्स ई मोड और बाय पोस्ट। ई मोड और बाय पोस्ट यानी कि ऑनलाइन भी हो सकती है और बाय पोस्ट के ज़रिए भी हो सकता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट कैसे करेंगे, मतलब पोस्टल बैलेट कौन कर सकता है? पोस्टल बैलेट with respect such items as CG may declare to be transact only by postal ballot। अगर CG कहती है कि आपको सिर्फ पोस्टल बैलेट से करना है तो आप पोस्टल बैलेट से ही करेंगे, तो कंपनी को करना ही पड़ेगा। और इफ़ रिस्पेक्ट ऑफ एनी अदर आइटम्स अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस इन विच डायरेक्टर ऑडिटर हैज़ राइट टू बी हेयर्ड, यानी कि कोई ऐसे बिजनेस जो ऑर्डिनरी है, कोई मतलब कि इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए फ़िज़िकल मीटिंग बुलाई जाए, या फिर ऐसे बिज़नेस यानी कि ट्रांज़ैक्ट करने हैं, हमें टॉपिक्स पे डिस्कस करना है जिसमें हमें किसी ऑडिटर या डायरेक्टर को हमने हेयर्ड यानी कि वो अपनी सफाई देगा, मतलब उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है, कंप्लेन आई है उनकी, तो उन्हें एक्सप्लेनेशन देना है। तो उसके लिए हम फिज़िकली मीटिंग करेंगे, क्योंकि पोस्टल बैलेट में थोड़ी ना कोई सुनेगा किसी डायरेक्टर या ऑडिटर की, तो फिजिकल मीटिंग करेंगे। उन दो एक्सेप्शन को छोड़ के कंपनी कहीं भी अपनी किसी भी केस में पोस्टल बैलेट बुला सकती है। ट्रांजैक्शन सच बिजनेस थ्रू पोस्टल बैलेट। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है पोस्टल बैलेट का? प्रोसेस ऑफ पोस्टल बैलेट क्या है? सबसे पहले नोटिस टू ऑल मेंबर्स, जो नॉर्मली है नोटिस सब मेंबर्स को जाता है, लेकिन इसमें मैड ये नहीं कि पूरे मैड को जाता है, सिर्फ इसमें एम को जाता है, एम को जाता है, ए और डी को नहीं जाता है। मैड का मतलब क्या था? मेंबर्स, ऑडिटर, डायरेक्टर। तो इसमें ऑडिटर डायरेक्टर को नहीं जाता, क्योंकि ऑडिटर डायरेक्टर वोटिंग नहीं करते। वो तो फिजिकल मीटिंग होती थी तो उसमें सिर्फ देखने आते थे, अनाउंसमेंट सुनने आते थे, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला था उसके बारे में सुनने आते, किस तरीके का बिजनेस है, क्या क्या बातें होने वाली है उसमें, लेकिन वोटिंग तो मेंबर ही करते थे। तो ऑनलाइन में पोस्टल बैलेट में भी वोटिंग सिर्फ मेंबर्स ही करेंगे। उसके बाद क्या आता है? ड्राफ्ट रिजोल्यूशन। एक नोटिस के साथ एक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा कि हम उसमें क्या क्या बातें करने वाले हैं, रिजोल्यूशन क्या है, एक पूरा शीट बनाना पड़ेगा किस किस टॉपिक्स पे कौन कौन से रिजोल्यूशन है, और 30 डेज़ के अंदर उसके असेंट या डिसेंट बताना पड़ेगा, मतलब येस और नो करना पड़ेगा। अब नोटिस किसको देना है? मेंबर्स को। मैंने कहा था मैड पर्सन को नहीं, सिर्फ मेंबर्स को, ऑडिटर डायरेक्टर को नोटिस नहीं जाएगा। मोड रजिस्टर, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, ई मीन्स और कुरियर किसी से भी दे सकते हैं। उसके बाद पब्लिश इन न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। नॉर्मली ये जो दो न्यूज़पेपर में पब्लिश करना होगा, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। स्पेसिफाई क्या करना होगा उसमें? स्पेसिफाई करना होगा कि बिजनेस इज़ बीइंग ट्रांजैक्टेड बाय पोस्टल बैलेट, यानी कि जो बिजनेस हमारी जो भी रिजोल्यूशन है वो पोस्टल बैलेट से ही पास होगा। स्टार्ट और उसकी एंड डेट क्या है वोटिंग की, यानी किस दिन से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, किस दिन ख़त्म होगी। स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि वोटिंग अलाउड बियॉन्ड स्पेसिफाइड डेट, यानी कि कौन सी डेट से लोग, मतलब ऐसी कौन सी डेट है जिससे जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग कर सकते। कट ऑफ डेट समझ लो आप। मेंबर्स में अप्लाइज टू कंपनी टू डुप्लीकेट बैलेट फॉर्म, यानी कि कंपनी को मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं डुप्लीकेट बैलेट फॉर्म के लिए। उसके बाद स्क्रूटनाइज़र का ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा वही है। मैक्सिमम जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, एक स्क्रूटनाइज़र अपॉइंट किया जाएगा जो कि नॉट एम्प्लॉयर होगा, मतलब कंपनी से उसका किसी तरीके से रिलेशन नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलेट रिसीव बैक सेफ कस्टडी ऑफ स्क्रूटनाइज़र, जब पोस्टल बैलेट वापस आएगा पोस्ट से तो वो स्क्रूटनाइज़र के डिपॉजिट कस्टडी में होगा। और
स्क्रूटिनाइजर को रिपोर्ट देनी होगी, यस मतलब रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, जो भी रिपोर्ट बनेगी उसको 7 दिन के अंदर स्क्रूटिनाइजर को चेयरपर्सन को देनी पड़ेगी। अब रूल क्या आता है? रूल आता है वोटिंग थ्रू ई मीन्स यानी कि ऑनलाइन मोड में कैसे वोटिंग होगी। अप्लाई टू म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अगर हम पोस्टल बैलेट ऑनलाइन कर रहे हैं, ई मोड में कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसे ई मीन वाला हमने पढ़ा था सेक्शन 108 में था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ई मोड में वोटिंग होगी। नॉट एप्लीकेबल, पोस्टल बैलेट कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता? इवन फॉर मैंडेटरी सेक्शन, कुछ मैंडेटरी सेक्शन है, उसके अलावा ये ओपीसी और कंपनी हैविंग 200 मेंबर्स, यानी कि अगर किसी कंपनी के 200 मेंबर्स तक हैं उन पे, और ओपीसी जो होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसके बाद कुछ मैंडेटरी सेक्शंस क्या हैं पोस्टल बैलेट के लिए? पोस्टल बैलेट के जो मैंडेटरी सेक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 13, जिसमें अल्टरेशन ऑफ सब्जेक्ट है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सेक्शन 12 चेंज इन आरओ, 43 डीवीआर, 48 वेरिएशन, 68 बायबैक। और ये 3 सेक्शन हमारे फाइनल में हैं, तो इसको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 68 वगैरह हमने पढ़ भी रखे हैं, चैप्टर 4 चैप्टर 2 में है ये। फिर आता है हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड एट एडजर्न मीटिंग। अब एडजर्न मीटिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर कोरम मीट नहीं होता तो मीटिंग को एडजर्न कर दी जाती है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बुलाई है तो मीटिंग एडजर्न करने के बाद रिजोल्यूशन का क्या होगा, मतलब कि रिजोल्यूशन जो है वो किस दिन पास माना जाएगा। तो सेक्शन 116 में कहते हैं कि रिजोल्यूशन पास एट एडजर्न मीटिंग treated as it has been passed on the date on which it was in effect passed and not deemed passed on any earlier date। यानी कि जिस दिन मीटिंग को एडजर्न किया था, मान लो कि हमारी मीटिंग कोई थी 5 तारीख को, और अगली मीटिंग उस दिन कोरम आया नहीं, और हमने वो मीटिंग एडजर्न करके 10 तारीख को कर, 7 दिन का गैप होना चाहिए मिनिमम, तो 7 पर 20 तारीख को कर ली, मान लो 20 तारीख को कर ली, और उस दिन वो रिजोल्यूशन पास हुआ, तो जो रिजोल्यूशन उस दिन पास हुआ ना, उसी दिन को हमें मानेंगे कि जब वही 20 तारीख है कि जो हमारी रिजोल्यूशन पास डेट है, यानी कि 20 तारीख जो है उस दिन जब हम रिपोर्ट बनाएंगे, मिनट्स बनाएंगे ना, तो उसमें हम लिखेंगे कि 20 तारीख को हमारा रिजोल्यूशन पास हुआ था। ये नहीं कि 5 तारीख को ओरिजिनल मीटिंग थी, उसको तो बस एडजर्न किया था 20 तारीख को, ऐसा नहीं है। जिस दिन रिजोल्यूशन पास होगा, अगर 5 तारीख को ही हो जाता, कोरम मीट होकर रिजोल्यूशन पास हो जाता, तो उस दिन मानी जाती, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, तो इसलिए हम 20 तारीख को मानेंगे क्योंकि उस दिन रिजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद रिजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। रिजोल्यूशन एग्रीमेंट कहाँ पर फाइल किया जाएगा? सेक्शन 107 कहता है कि फॉलोइंग रिजोल्यूशन एग्रीमेंट अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, मतलब पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ शैल बी फाइल्ड विथ आरओसी को सबमिट करना पड़ेगा इन द फॉर्म MGT 14। हमने 11 पढ़ा था, क्या था वो? प्रॉक्सी अपॉइंट करने का। 12 पढ़ा था 112 पढ़ा था हमने, और फिर उसके बाद 112 एक के बदले 2 112 था पोलिंग पेपर, और पोलिंग पेपर के बाद हमने 113 पढ़ा था, जिसमें जो स्क्रूटनाइज़र है वो रिपोर्ट सबमिट करता है चेयरपर्सन को। और अब आता है 114, जिसमें हमें रिजोल्यूशन और एग्रीमेंट जो भी हमने तैयार किया है एक्सप्लेनेटरी के साथ, वो हमें ROC को सबमिट करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग सच रिजोल्यूशन पास होने के अगले 30 दिन के अंदर करना पड़ेगा। सेम CA वो, इसका मतलब क्या है कि उसमें हमें क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी? उसमें हमें देना पड़ेगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ कि नहीं हुआ, उसमें मेंबर्स एग्री थे कि नहीं थे, ऑल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं हुआ था, रिजोल्यूशन एग्रीमेंट एग्री टू बी क्लास ऑफ मेंबर्स, मतलब रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट जो भी हुआ हर क्लास के मेंबर्स के साथ सामने पास हुआ कि नहीं। एग्रीमेंट रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, वेरिएशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसी कोई अगर एग्रीमेंट थी तो वो भी उस पर मैंशन करना पड़ेगा। रिजोल्यूशन ऑफ वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के बारे में मैंशन करना पड़ेगा। यानी कोई अदर रिजोल्यूशन या एग्रीमेंट पास हुआ है तो वो भी बताना पड़ेगा। और रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179 पावर ऑफ बोर्ड है, ये मेरे ख्याल से
हमारे में है नहीं, तो इसको इतना ज़्यादा वो करने के लिए बस आपको याद रखना चाहिए। उसका कॉपी ऑफ का क्या देना है, मतलब ये सारा का है कि इसमें आपको बताया है कि क्या क्या आपको उसमें मेंशन करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब इसमें दे रखे हैं। उसके बाद कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन हैविंग अफेक्ट ऑफ एल्टरिंग एओए, जो कॉपी होती है रिजोल्यूशन की वो एओए को अफेक्ट कर सकती है, मतलब कि चेंज का एओए को चेंज करने के लिए भी हो सकती है। एंड एग्रीमेंट मेंशन अबव, या कोई भी एग्रीमेंट है वो मेंशन करना पड़ेगा उस पर। एंड रिजोल्यूशन हैविंग अफेक्ट अल्टरिंग, अगर एओए को अफेक्ट करा है जो रिजोल्यूशन, उसके लिए हमें नया एओए तैयार करना पड़ेगा, तो एओए को की कॉपी को सबमिट करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट तैयार हुआ है ना, तो उसको भी हमें उसकी कॉपी भी सबमिट करनी पड़ेगी। एनेक्स टू एवरी कॉपी ऑफ एओए इशूड देयर आफ्टर, मतलब जो भी एओए इशू करा है उसकी कॉपी। नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अंडर सेक्शन 399 टू इंस्पेक्ट ऑब्टेन कॉपी ऑफ रिजोल्यूशन अंडर सेक्शन 179, मतलब कोई भी पर्सन उस रिजोल्यूशन को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि मुझे रिजोल्यूशन देखना है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, वो सिर्फ चेयरपर्सन डायरेक्ट आरओसी को सबमिट करेगा। फेलर इन फाइलिंग विथ आरओसी, अगर आरओसी को हमने रिजोल्यूशन सबमिट ही नहीं करा, रिपोर्ट बना के दी नहीं, तो क्या होगा, कंपनी जो है वो 10,000 और 10,000 एंड 100 रुपये पर डे के हिसाब से डिफ़ॉल्ट माना जाएगा, और या फिर मैक्सिमम 2 लाख तक का उस पर पेनल्टी लगेगी। और ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट का 10,000 से 100 रुपये पर डे एंड मैक्सिमम 50,000। उसके बाद 118 आता है, सेक्शन 118 कहता है मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग, मतलब कि जो जनरल मीटिंग और बोर्ड मीटिंग होगी उसमें मिनट्स कैसे तैयार किए जाएंगे। तो मिनट्स तैयार करने के मिनट शैल बी प्रिपेयर्ड साइन कीप इन द मिनट बुक, मिनट बुक एक बनेगी, उसमें अच्छी तरीके से वो लिखा होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, और उसको संभाल के रखना है मिनट बुक के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ द कॉन्क्लूजन, मतलब मीटिंग खत्म होने के 30 दिन के अंदर। मीटिंग कैसे, जनरल मीटिंग चाहे वो शेयर होल्डर की हो या क्रेडिटर्स की हो, बोर्ड मीटिंग या रिजोल्यूशन पास्ट कोई हुआ है पोस्टल बैलेट से, उन सबकी रिपोर्ट हमें बना के उसमें रखनी पड़ेगी। मिनट्स टू कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी, मतलब उस पर कोई ये नहीं कि किसी ने फ्रॉड करके उसको चेंज कर दिया, बिल्कुल करेक्ट जो मीटिंग में बातें हुई वो सब उस पर फेयर सही तरीके से और सही लिखी होनी चाहिए। इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई रिजोल्यूशन है तो नेम ऑफ डायरेक्टर जो प्रेजेंट है उसमें वेयर रिजोल्यूशन इज पास डिसेंटिंग डायरेक्टर, यानी कि अगर कोई जो भी जितने डायरेक्टर उस समय प्रेजेंट थे उनका नाम, और अगर किसी डायरेक्टर ने मना करा है कि मैं ये रिजोल्यूशन पास नहीं कर सकता या फिर उसने मंजूरी नहीं दी है रिजोल्यूशन पे, तो उसका स्पेसिफिक नेम उस पर मेंशन होना चाहिए। और द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूड इन द मिनट्स विच इन ओपिनियन ऑफ चेयरमैन के अकॉर्डिंग ये चीज़ें जो हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो उसमें नहीं आनी चाहिए मिनट्स में। DID यानी कि डिफार्मेटरी ऑफ एनी पर्सन, किसी ने कुछ गलत कहा, कुछ गलत शब्द कहे तो वो उसमें नहीं होना चाहिए। इररिलेवेंट और इमटेरियल टू प्रोसीडिंग्स, कोई इररिलेवेंट बातें जो कंपनी से रिलेटेड नहीं है, मिनट के लिए ज़रूरी नहीं है, जो बाहर पता चलना फंस सकता है, मतलब प्रॉब्लम हो सकती है अगर बाहर किसी को पता चला, तो वो सब नहीं आना चाहिए। और डेट्रीमेंटल ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के फ़ायदे में जो बातें नहीं है उनको उस पर से हटवा सकता है चेयरमैन हैज़ एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन ऑफ इंक्लूजिव और एक्सक्लूजन, उसमें से हटा और लिख सकता है, मतलब कि अगर कुछ रह गया तो उसको लिखवाएगा, और जो कुछ ऐसा है जो DID है वो हटवा सकता है। मिनट्स एविडेंस ऑफ प्रोसीडिंग देयर इन इवेंट्स, एविडेंस बनता है जो भी प्रोसीड्स हमने किया है, प्रोसीड्स हुआ है, मतलब जो भी मीटिंग हुई है ना, मिनट उसका एक एविडेंस होता है कि इस मीटिंग में ये बातें की गई है। अगर कोई कॉन्ट्रवेंशन करता है तो उसमें सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी 25,000 और OID 5,000 का रहेगा। लेकिन अगर कोई पर्सन क्या टैम्परिंग एविडेंस यानी कि मिनट्स के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, मतलब उसमें गलत इन्फॉर्मेशन डालता है या कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानी थी वो निकाल लेता है, तो उस केस में जेल हो सकती है उसको 2 साल तक की, एंड फाइन उसको 25 से 1 लाख तक का
25,000 से 1 लाख तक का फाइन लगेगा। तो उसके बाद रूल आता है, रूल 25 मिनट। रूल नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रूल के प्रोविजंस याद रखने ज़रूरी है। डिसेंडिंग मिनट्स बुक टू बी मेंटेन फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, यानी कि हर मीटिंग के लिए एक अलग अलग मिनट बुक होगी। ये नहीं कि एक ही बुक में आप सारी मीटिंग्स को लिख रहे हो, हर मीटिंग के लिए एक अलग अलग बुक होगी, उस पर टाइम, डेट मेंशन सब मेंशन होना चाहिए। रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट रिकॉर्डिंग द मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग डीम्ड पास्ड, उसको जनरल मीटिंग में जो पोस्टल बैलेट किया उसको उसी में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, पोस्टल बैलेट के मिनट्स को। उसके बाद इन केस ऑफ पोस्टल बैलेट इंक्लूड फॉलोइंग मिनट्स। अब पोस्टल बैलेट के केस में मिनट्स में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। सबसे पहला रिजोल्यूशन प्रपोज्ड हुआ, मतलब कि क्या रिजोल्यूशन दिया था कंपनी ने, प्रपोज किया था मेंबर्स के सामने, वो रिजोल्यूशन उस पर मेंशन होना चाहिए। रिजल्ट क्या आया वोटिंग का, स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट क्या आई है, वो सब उस मिनट्स, पोस्टल बैलेट की मिनट पे शो होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन किसके होने चाहिए मिनट्स पे। ईच पेज ऑफ मिनट्स इनिशियल और साइन किसके साइंड होने चाहिए। अगर पहली बात तो सब हर पेज पर किसी के इनिशियल यानी कि शॉर्ट में साइन, या फिर वो चाहे तो फुल साइन कर सकता है, लेकिन शॉर्ट में तो साइन होना ही चाहिए। और अगर कोई इनिशियल, यानी कि मैं बता देता हूँ, जैसे मेरा नाम करण है, ठीक है, अब मैं कर देता हूँ, ये इनिशियल हो गया, और ये अगर मैं ऐसे पूरे साइन करता हूँ तो मुझे यही साइन पूरे करने, या फिर ये इन दोनों में से कोई भी एक कर सकता हूँ। लेकिन लास्ट पेज पे जो एकदम आखिरी का पेज होगा सारी रिपोर्ट बनने के बाद, तो उसमें डेटेड और साइंड होना चाहिए, फुल डेट और साइन होना चाहिए। किसका, अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है तो उसमें चेयरमैन ऑफ सेड मीटिंग, यानी कि उस मीटिंग का जो चेयरमैन है वो साइन करेगा, या फिर उसके अगली होने वाली मीटिंग होगी, नेक्स्ट सक्सीडिंग मीटिंग, अगली होने वाली मीटिंग होगी, वो कर सकता है। मान लो उसका जो चेयरमैन था वो साइन नहीं कर पाया, किसी कारण से वो डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इनकैपेसिटी हो गया, तो वो साइन नहीं कर पाया, तो उस रिपोर्ट पे जो अगली मीटिंग होगी, क्योंकि बोर्ड मीटिंग्स बहुत जल्दी जल्दी होती हैं, ये नहीं कि सालों 2 सालों में एक बार होती है, वो हफ्ते 2 हफ्ते में होती रहती है, तो जो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन होगा वो इस पे साइन करेगा। जनरल मीटिंग होगी तो जनरल मीटिंग में चेयरमैन ऑफ सेम मीटिंग विद इन 30 डेज, यानी कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितने टाइम में करना है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि 30 डेज के अंदर जो है चेयरमैन को उस मीटिंग पे साइन करना होगा, जो उस मीटिंग का चेयरमैन था उसको साइन करना होगा। अगर वो साइन नहीं कर पाता, किस कारण से, डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, या डायरेक्टर ड्यूली, तो फिर डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज, डायरेक्टर जिसको ऑथराइज करेगा वो उस पर साइन कर सकता है। अब पोस्टल बैलेट में कौन साइन करेगा, पोस्टल बैलेट चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, यानी कि सेम प्रोविजन है कि अगर जो डायरेक्टर है मीटिंग का वो 30 दिन के अंदर साइन करेगा। इफ देयर इज नो चेयरपर्सन और डेथ इनेबिलिटी, अगर कोई चेयरपर्सन ही नहीं है पोस्टल बैलेट का, क्यों पोस्टल बैलेट ऑनलाइन होता है तो उसमें चेयरपर्सन बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उस केस में या फिर डेथ हो जाती है या इनेबिलिटी हो जाती है चेयरपर्सन की, तो डायरेक्टर जिसको भी ड्यूली ऑथराइज करेगा वो उस पर साइन कर सकता है। और ये हो गया डेट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, आपको याद रखना होगा कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो उसमें कौन साइन करेगा, चेयरपर्सन नहीं है तो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरपर्सन, जनरल मीटिंग है तो चेयरपर्सन 30 दिन के अंदर, चेयरपर्सन नहीं है या डिसेबिलिटी डेथ हो गई है तो उसका और ड्यूली ऑथराइज एजेंट। अगर पोस्टल बैलेट में कौन है, पोस्टल बैलेट में अगर चेयरपर्सन 30 दिन के अंदर नहीं, अगर चेयरपर्सन नहीं है या डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है, इनएबिलिटी हो जाती है, तो फिर वो उसका ड्यूली ऑथराइज पर्सन साइन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइन करेगा। तो उसके बाद आता है हमारा प्रिजर्व मिनट को कब तक, मिनट बुक को कब तक रखना है। अभी तक हमने साइन के बारे में बात किया, क्या कैसे बनेगी मिनट वो बात किया, अब बताइए ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए मिनट की। सबसे पहले कब तक रखना है, कहाँ रखना है, आरोप में रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, जनरल मीटिंग का और बोर्ड मीटिंग का
आरओ और सच प्लेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड, तो उसका रजिस्टर ऑफिस में भी रख सकते हैं, या फिर रजिस्टर ऑफिस में कोई रहता ही नहीं है जल्दी से, तो कोई भी अदर प्लेस जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज़्यादा अपनी मीटिंग वीटिंग करते होंगे वहाँ उस मीटिंग को रखा जा सकता है। प्रिजर्व कब तक करना है? परमानेंटली। जनरल मीटिंग और बोर्ड ऑफ मीटिंग दोनों की रिपोर्ट्स को हमेशा के लिए ही प्रिजर्व करना है। परमानेंटली मतलब कि जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक बिजनेस वाइंड अप क्लोज नहीं होता, डिसोल्यूशन नहीं होता, तो तब तक उसको संभाल के रखना है और बंद होने के बाद उसे फेंक सकते हैं। कस्टडी में किसके रखना है? सीएस या डायरेक्टर ड्यूली ऑथराइज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि या तो सीएस है आपकी कंपनी में तो उसको दे दीजिए, वो संभालेगा, नहीं तो फिर कोई भी डायरेक्टर जो जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करे वो उसको संभाल के रखेगा। फिर सेक्शन 118 नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज, यानी कि जो ई मोड वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन है हमारा मिनट वाला, सेक्शन 8 कंपनी को अप्लाई नहीं होता, उन्हें ज़रूरत नहीं है कि वो अपनी मिनट बना के रखें। इफ़ एओ प्रोवाइड्स कंफर्मेशन ऑफ मिनट बाय सर्कुलेशन रिकॉर्ड्स विद इन 30 days, एओ में प्रोवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि जो भी मिनट में चेंजेस हुए हैं, जो भी चेंजेस करे हैं हमने, उसे इन सर्कुलेशन में डालना पड़ेगा, कंपनी के रिपोर्ट में डालना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। फिर आता है इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स। अब मिनट्स को कौन चेक कर सकता है? तो देखा जाए तो अब इसमें देखते हैं, सेक्शन 119 कहता है कि मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग एंड रिजोल्यूशन पोस्टेड बैलेट, बोर्ड मीटिंग को कोई नहीं चेक कर सकता, जनरल मीटिंग के और रिजोल्यूशन जो पोस्टेड बैलेट से उसको चेक किया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में अगर शेयर होल्डर्स को सारी बातें पता चल गई तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जो उनके आगे का प्लान है तो वो लीक हो सकता है, तो इसलिए जनरल बोर्ड मीटिंग की कोई भी रिपोर्ट चेक नहीं कर सकता। एंड कीप दैट आरओ, कहाँ रखा होगा वो? रजिस्टर्ड ऑफिस में, ओपन फॉर इंस्पेक्शन विदाउट चार्ज, यानी कि जो मेंबर्स होंगे उनके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ड्यूरिंग बिजनेस आवर, कोई भी बिजनेस आवर, लेकिन टाइमिंग जो है वो 2 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स, अगर मेंबर्स कहते हैं तो उन्हें कुछ प्रिस्क्राइब फीस होगी, उसके फर्निश कर देंगे उसको कॉपी, यानी कि एक प्रिस्क्राइब फीस लेके उससे उस मिनट की कॉपी उसको 7 दिन के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। एंड प्रोवाइडेड सॉफ्ट कॉपी, अगर वो सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं तो वो पिछले 3 साल तक फाइनेंशियल ईयर तक की कॉपी मांग सकता है, लेकिन उससे तो वो उसको फ्री में मिलेगी, लेकिन उससे पहले वाली पे उसको चार्जेस लगेंगे। डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट होता है रिफ्यूजल, मतलब कंपनी कहती है नहीं हमें मिनट्स दिखाएंगे ही नहीं, तो इंस्पेक्शन रिफ्यूज्ड और या फिर कॉपी ऑफ मिनट फर्निश, यानी कि इंस्पेक्शन करने से या फिर कॉपी ऑफ मिनट्स देने से कंपनी अगर मना करती है तो कंपनी को 25,000 और ओआईडी को 5,000 तक का डिफ़ॉल्ट हो सकता है रिफ्यूज़ल करने पे। और ट्रिब्यूनल इसके साथ ये भी ऑर्डर देगी, क्या ऑर्डर देगी कि जो डायरेक्टर इमीडिएट फॉर मिनट जो डायरेक्ट मतलब जो मेंबर है जिसको मना किया गया वो तुरंत जाके मिनट्स बुक चेक कर सकता है, और डायरेक्टर एट कॉपी शेल सेंड टू पर्सन रिक्वायर्ड, या फिर ये कह देगी कि जो कंपनी है वो उस पर्सन को कॉपी तुरंत ही भेजेगी रिपोर्ट मिनट्स की। ये भी हमारा इंस्पेक्शन ऑफ मिनट हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 120 आ जाता है। अब सेक्शन 120 कहता है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन ई फॉर्म। ई फॉर्म में कैसे इंस्पेक्शन किया जाए या मेंटेन किया जाए डॉक्यूमेंट्स को, उसके बारे में कहता है। अगर कोई कंपनी, एवरी कंपनी, लिस्टेड कंपनी या कंपनी हैविंग मोर देन 1000 शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स या कोई और अदर सिक्योरिटी होल्डर्स हैं, तो वो ई फॉर्म में अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकती है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ई रिकॉर्ड, रिस्पॉन्सिबल कौन होगा उसमें ई रिकॉर्ड के लिए? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीएस या ऑथराइज डायरेक्टर, ये सब उस पर ये पर्सन होंगे जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, मतलब कि ऑनलाइन ई फॉर्म सबमिट करने में, यानी कि इन सब की रिपोर्ट बनाने में वो ही पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे, उन्हीं को बनाना पड़ेगा। अगर उन्होंने अडॉप्ट किया है कंपनी ने और उनका ई फॉर्म नहीं बनता है या ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होते हैं तो ये सब उसके लिए लायबल होंगे। रिकॉर्ड्स मेंटेन इन ई फॉर्म शैल बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन इन ई फॉर्म। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑनलाइन बनता है तो नॉर्मली है वो ऑनलाइन ही होगा। अब थोड़ी ना कोई मेंबर आके कह सकता है हमें सॉफ्ट कॉपी दो, मतलब
हार्ड कॉपी दो, तो उस कहेगा मेंबर, कंपनी कहेगी ले भाई तेरे को व्हाट्सअप कर दिया है, तेरे को भेज दिया, ईमेल कर दिया है, तू जाके निकलवा ले। तो वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म है तो ऑनलाइन ही करेगी, कंपनी क्यों हार्ड कॉपी रखेगी। सेक्शन 120 भी कंप्लीट हो गया। 121 आता है रिपोर्ट ऑफ एजीएम। एजीएम की रिपोर्ट कैसे तैयार की, तो 121 कहता है एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर अ रिपोर्ट दैट मीटिंग वॉज कोल्ड हेल्ड एंड कंडक्ट एज पर रूल एंड एक्ट एंड रूल्स। यानी कि जो एवरी कंपनी होगी, जो भी कंपनी होगी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी कि जो हमारी मीटिंग है ना वो सही टाइम पे हुई, यानी कि जब हमने बुलाया था तभी आई, उसमें मेंबर्स भी आए, उसमें जो चेयरपर्सन वगैरह थे वो सब डायरेक्टर वगैरह भी आए, और मीटिंग पूरी कंडक्ट भी हुई और आखिरी में जाके कंप्लीट भी हुई, और वो भी रूल्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही। और फाइल द आरओसी, ये एजीएम को हमें 15 MGT 15 में सबमिट करना पड़ेगा 30 डेज़ के अंदर। 30 डेज़ के अंदर डेज़ याद रखने ज़रूरी है, डेज़ याद रखने ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको डेज़ याद नहीं रहते या MCQ, वैसे MCQ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेकिन ICAI क्या कर रहा है कि हमें मैक्सिमम जगह क्या दिख रहे हैं आरओसी को सबमिट करने के 30 डेज़। हम आगे चैप्टर 11 जब करेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डेज़ क्या उसने दिए हैं, 30 डेज़। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं नॉर्मल केसेस में कि 30 डेज़ वो दे सकता है। फिर अब उसमें एग्जैक्ट याद है तो आपको वही करिए, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो 30 डेज़ दे सकता है। 30 डेज़ दिए हैं उसने मैक्सिमम जगह। डिफ़ॉल्ट पेनल्टी क्या लगेगी कंपनी पे, 1 लाख अगर वो सबमिट नहीं करते या रिपोर्ट तैयार नहीं करते तो 1 लाख और 500 रुपये पर डे, या फिर मैक्सिमम 5 लाख, और OID पे नॉट लेस देन 25,000 से कम तो लगेगा ही नहीं, और 500 रुपये पर डे के हिसाब से, और या फिर एक मैक्सिमम 1 लाख का फाइन लगेगा। रूल क्या कहता है, रूल 31 कहता है कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 121 आर इन एडिशन टू मिनट्स के बाद जो है वो वहाँ पे ये रूल बनाते हैं। मिनट्स तो सिर्फ मीटिंग में जो जो बातें हुई वो लिखता है, लेकिन 121 कहता है कि एजीएम में क्या क्या कब हुआ, कैसे हुआ, एक्ट रूल सब उसको उसके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, कहीं आप मीटिंग सही से बंद करी कि नहीं करी, एजीएम करा कि नहीं करा, वो सब बताता है। ये नहीं कि हमने मिनट बना लिया है तो ये भी हो गया। रिपोर्ट और मिनट, 121 का रिपोर्ट और मिनट्स दोनों अलग अलग होते हैं। साइंड बाय द चेयरपर्सन या फिर इनएबिलिटी ऑफ 2 डायरेक्टर, अगर चेयरपर्सन नहीं है तो कोई 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना ही चाहिए, और CS के भी उस पर साइन होंगे। फिर रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, अ बोल्ड MCQ, ये याद रखना है, अ बोल्ड MCQ यानी कि यानी कि एडजर्न मीटिंग हुई कि नहीं हुई, बिजनेस क्या ट्रांजैक्ट हुआ बी से, ओ कोई अदर सोर्सेस अदर प्रिस्क्राइब होंगे जो मतलब अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो देना होगा, एल लॉ का कंप्लाइंसेस किया कि नहीं करा, डी डिटेल मतलब कि डे और टाइम क्या था, एम मेंबर्स कितने आए थे, सी चेयरपर्सन कौन था, एंड क्यू कॉरम मीट हुआ कि नहीं हुआ, वो सब हमें बताना पड़ेगा। एडजर्न मीटिंग, बी बिजनेस ट्रांजैक्ट, ओ अदर्स लॉ कंप्लाइंसेस, डिटेल डे टाइम नंबर ऑफ मेंबर्स चेयरपर्सन कॉरम, वो सब हमें बताना पड़ेगा उसके अंदर। उसके बाद सेक्शन 121 कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन 122 आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ चैप्टर ओपीसी पे क्या एप्लीकेबल होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बताता है ये। सबसे पहले सेक्शन 96 से लेके 111 तक कोई भी सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होते ओपीसी को। एंड कंडक्ट ऑर्डिनरी बिजनेस एट एजीएम एज बिलो, मतलब नॉर्मली वो अपने एजीएम बुला सकती है, जैसे मेंबर कम्युनिकेटेड रेजोल्यूशन टू कंपनी टू एंटर इन मिनट्स बुक साइन डेटेड बाय मेंबर एंड सच डेट डीम टू बी डेट ऑफ जनरल मीटिंग। मतलब कि पहली बात तो कंपनी क्या है, ओपीसी में मेंबर्स होता नहीं, एक ही मेंबर होता है, तो वो मीटिंग बुलाने की उसको ज़रूरत नहीं है, डिसीजन तो खुद ही लेगा जो लेना होगा। और फिर उसके बाद तो भी उसमें कहा है कि अगर कोई मीटिंग होती भी है तो उसमें क्या कम्युनिकेट किया गया रिजोल्यूशन में कंपनी के
एंटर मिनट में एंड मिनट्स बुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि कोई ना कोई मीटिंग तो होगी, डायरेक्टर के साथ तो होगी, तो उसमें साइन डेट होना चाहिए मेंबर का, और सच डेट विल बी डीम टू बी जनरल मीटिंग, वही डेट जनरल मीटिंग की डेट मान ली जाएगी। अब पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन ओपीसी, ओपीसी में अगर बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं तो इन केस ऑफ ओनली वन डायरेक्टर, एक डायरेक्टर के में, तो डायरेक्टर क्या है, वो कंपनी को रेजोल्यूशन देगा, कंपनी एंट्री करेगी उसकी मिनट्स में, एंड साइन एंड डेट करेगी, डेट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग डीम्ड फिट, यानी कि डेट जो भी डालेगा वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की डेट फिक्स हो जाएगी, क्योंकि ओपीसी की मीटिंग तो होगी ना। अब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा, रिपोर्ट होगी, उसके कुछ डायरेक्टर वगैरह होंगे तो उनको बताएगा, तो वो सबके साथ डिस्कस तो करेगा ना, तो उसके लिए वो था। उसके बाद सेक्शन 122 ख़त्म हो गया। अब हम थोड़ा पीछे आते हैं, सेक्शन के जो हमने छोड़ रखे हैं बीच बीच में उसको कवर करते हैं। सेक्शन 111 क्या कहता है? सेक्शन 111 इज अ रिक्वेजिशन अंडर सेक्शन 111 शैल बी गिवन टू 2 कॉपीज एंड साइंड बाय रिक्वेजिशन डिपॉजिट एट आरओ, यानी कि 111 के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हमें उसकी 2 कॉपीज़ होंगी और साइन करने के बाद वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना पड़ेगा। हम देखते हैं सेक्शन 111 करता क्या है, कहता क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स लिमिट एज पर सेक्शन 100, सेक्शन 100 के हिसाब से मेंबर्स की जो भी लिमिट होगी, कंपनी शैल गिव नोटिस टू मेंबर्स ऑफ रेजोल्यूशन इंटेंडेड टू मूव and circulate statement with respect to matters to be delayed with at the meeting. Exception company shall not be bound to। तो हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे गिव कंपनी रिक्वेस्ट, यानी कि 100 सेक्शन जो हमारा ईजीएम था उसके हिसाब से जो शेयर होल्डर्स के परसेंटेज आते हैं, कि जो हमने वहाँ पढ़ा था कि मेंबर्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को, हमें ये रेजोल्यूशन बुलानी है या हमें इस रेजोल्यूशन में कुछ ऐड कराना है, सब्ट्रैक्ट करना, कुछ उसमें स्टेटमेंट के बारे में कहना, वो सब इसमें बात किया है। जैसे कंपनी शैल, कंपनी को करना पड़ेगा अगर कोई नोटिस आता है मेंबर्स की तरफ से जो रेजोल्यूशन होने वाला है उसके में कुछ ऐड करने के लिए, यानी कोई और रेजोल्यूशन डालने के लिए, या फिर सर्कुलेट स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसमें कोई अपना बात बोलने, जो रेजोल्यूशन पहले से ही है उसमें अपनी कुछ स्टेटमेंट देने के लिए या उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, तो कंपनी शैल बी बाउंड, कंपनी उस नोटिस या सर्कुलेट स्टेटमेंट से बाउंड होगी। और कब बाउंड होगी? जब साइंड एंड रिक्वेजिशन इज डिपॉजिट टू रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस में डिपॉजिट हो चुका होगा वो। और इन केस ऑफ नोटिस, अगर नोटिस देता है मतलब कि रिजोल्यूशन में कुछ ऐड करना है, तो उसके लिए कम से कम जनरल मीटिंग से 6 हफ्ते पहले उसको देना पड़ेगा, उस मेंबर को देना पड़ेगा। और अगर कोई स्टेटमेंट चेंज की बात करता है, स्टेटमेंट डालने की बात करता है किसी रिजोल्यूशन में, उसमें कम से कम 2 हफ्ते पहले उसको देना पड़ेगा। और डिपॉजिट क्या होगा? सम रीजनेबल सफिशिएंट मीट एक्सपेंसिव द इफेक्ट देयर ऑफ, यानी कि जो मेंबर होगा उसको कुछ फीस देनी पड़ेगी, और जो नोटिस होगा वो 6 हफ्ते पहले, और स्टेटमेंट होगा वो 2 हफ्ते पहले कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। अगर बाई चांस कंपनी ऐसी कोई स्टेटमेंट डालती है और कोई मेंबर जाके कंपनी के खिलाफ, कंपनी शेल बाउंड होगी अगर कंपनी के किसी सर्कुलर में कोई ऐसी बात लिखी है जो किसी को नुकसान पहुंचा रही है, किसी की रेपुटेशन, किसी के फाइनेंशियल लॉस करवाने के लिए लिखी है, और कोई अग्रीड पर्सन उसके लिए कंप्लेन कर देता है सीजी को, तो जो भी सीजी डिक्लेयर करेगी वो राइट बेयरिंग अब्यूज सिक्योर्ड नीडलेस पब्लिसिटी। अगर ऐसी किसी काम के लिए अगर कंपनी कर रही है और कोई एग्रीड पर्सन जिसको कर रही है वो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट को कंप्लेन कर देता है, तो वो मैटर डिसमिस हो जाएगा, मतलब जो रिजोल्यूशन आ रहा था वो रिजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा उस मीटिंग से। उसके बाद क्या कहता है? आफ्टर कॉपी रिक्वेजिशन टू गिव नोटिस इज डिपॉजिट एजीएम हैज बीन कॉल्ड विद इन 6 वीक आफ्टर डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन डीम्ड टू बी सच रिक्वेजिशन प्रॉपर्ली डिपॉजिट। यानी कि एक मेंबर था कंपनी का और उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से नहीं बनती थी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ला रहे थे मीटिंग, क्योंकि रेजोल्यूशन तो बनाना तैयार करना तो उन्हीं का काम है।
अब वो ला रहे थे रिजोल्यूशन, उसका नोटिस गया उस मेंबर के पास। अब जब उस मेंबर के पास नोटिस गया ना, तो मेंबर बोलता है कि इसमें ये रिजोल्यूशन ऐड करो। अब रिजोल्यूशन ऐड करने के लिए टाइम पीरियड क्या है, 6 वीक्स। अब 6 वीक्स में पहले उसने दे दिया, लेकिन मेंबर्स ने क्या किया, 6 हफ्ते बाद होने वाली मीटिंग को 2 हफ्ते बाद कर दिया। तो जो 2 हफ्ते बाद किया, और वो भी नोटिस आने के बाद, तो इसमें क्या माना जाएगा, जिस मेंबर ने नोटिस दिया ना, उसका नोटिस को डीम्ड मान लिया जाएगा कि उसने 6 महीने पहले, 6 हफ्ते पहले दे दिया था। और ऐसा कोई प्रॉब्लम होती है, देख कोई दिक्कत होती है, तो उसमें मतलब कि कंपनी जो है वो 6 वीक्स होने से पहले ही मीटिंग हेल्ड कर लेती है, तो उसके में उसकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी। और अगर कंपनी उस पर नहीं करती, मतलब उसने जो नोटिस दिया था कंपनी को रिजोल्यूशन ऐड करने का, कंपनी वो रिजोल्यूशन ऐड नहीं करेगी, तो उसको पे पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी क्या लगेगी, कंपनी और OID जो भी होगा उस पर 25,000 की पेनल्टी लगेगी। उसके बाद सेक्शन हमारा ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 97। हम स्टार्टिंग के सेक्शनों पे आ रहे हैं अब धीरे धीरे। सेक्शन 97 क्या कहता है, पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। ये 2-3 सेक्शन बहुत छोटे छोटे सेक्शन है, इसको हम जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे कि ट्रिब्यूनल कैसे AGM बुला सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एक्ट और AOA ऑन नॉन ऑब्स्टिकल क्लॉज, यानी कि AOA और एक्ट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि ट्रिब्यूनल को ही बुलाना है। लेकिन अगर कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है या कोई मेंबर ऐसा एप्लीकेशन करता है ट्राइब्यूनल में कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है AGM करने में, नहीं कर रही है AGM, या फिर कोई मेंबर एप्लीकेशन देता है ट्राइब्यूनल को कि आप हमारी मीटिंग बुलाइए, हमारी कंपनी की मीटिंग बुलाइए, क्योंकि हमारी कंपनी में मीटिंग हो नहीं रही, AGM हो नहीं पा रहा, तो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, वो या तो कॉल करेगा मीटिंग डायरेक्ट, या तो कहेगा कि आप कंपनी बुलाई मीटिंग AGM बुलाइए, या कुछ मेंबर्स अपने कुछ ऑफिशियल्स को भेजेगा वहाँ मीटिंग बुलाने के लिए, या फिर डायरेक्ट कह देगा कि इस दिन मीटिंग होगी, तो उस दिन मीटिंग होनी ही, AGM होगा ही कंपनी का, और सारे मेंबर्स को आना भी पड़ेगा। एनी गिव कॉन्सिक्वेशनल डायरेक्शन, सच डायरेक्शन में भी इंक्लूड्स 1 मेंबर प्रेजेंट इन प्रॉक्सी पर्सन डीम्ड क्वोरम। अगर वहाँ एक मेंबर भी आता है या प्रॉक्सी पर्सन आता है, तो वो भी उसको डीम्ड मान लिया जाएगा। सर जनरल मीटिंग हेल्ड AGM ऑफ द कंपनी। ये नहीं है कि अगर पूरे कम से कम 2 आने चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारी जगह पढ़ा है जब एडजर्न मीटिंग होती है, एडजर्न मीटिंग में हमेशा अगर मिनिमम 2 मेंबर्स आते हैं तो भी वो मीटिंग कोरम मीट नहीं होता, तो भी डीम्ड कर लिया जाएगा कि कोरम मीट होता है। लेकिन यहाँ पर अगर एक मेंबर भी आता है, कंपनी का एक मेंबर भी मीटिंग में आएगा ना, तो वो भी डीम्ड मान लिया जाएगा, चाहे वो प्रॉक्सी हो चाहे पर्सन हो, कोई डिपेंड नहीं करता कि वो पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए मेंबर। प्रॉक्सी या पर्सन में से कोई भी अगर एक भी आएगा ना, तो उसे डीम्ड कोरम माना जाएगा और जनरल मीटिंग हेल्ड होगी, और जो उसमें डिसीजन लिया जाएगा वो कंपनी पे अप्लाई होगा। ये हो गया AGM के बारे में। सेम कंडीशन EGM के बारे में। EGM के बारे में क्या है, सेक्शन 98 कहता है पावर ऑफ ट्राइब्यूनल टू कॉल EOGM इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो अदर देन AGM एनुअल जनरल मीटिंग के अलावा अगर इम्प्रैक्टिकली टू कॉल होल्ड एंड कंडक्ट, यानी कि कॉल बुलाने का, करने का और उसको कंप्लीट प्रोसेस का कंप्लीट करने का, अब मीटिंग विल बी एक्ट और AOA के हिसाब से अगर कहता है तो कर सकता है। ट्राइब्यूनल में अदर CO मोटो, ट्राइब्यूनल या तो खुद ही कहेगा कंपनी तुम अपनी EOGM बुलाओ, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स, या तो कोई डायरेक्टर, अगर कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं और 3 कह रहे हैं EGM नहीं होगी, लेकिन एक कह रहा है EGM होना चाहिए और उसकी बात नहीं मानी जाए, तो वो डायरेक्टर या फिर मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं EGM हमारी कंपनी में नहीं हो पा रहा, तो वो मेंबर्स ट्राइब्यूनल को कह सकते हैं कि आप हमारी कंपनी का EOGM बुलाएं। तो ट्रिब्यूनल में ऑर्डर मीटिंग फॉर द CCH कॉल्ड होल्ड एंड कंडक्ट एंड गिव कंसिक्वेंटली डायरेक्शंस, और कुछ डायरेक्शंस देगी। डायरेक्शन क्या होंगे, सेम वही कि अगर एक पर्सन या प्रॉक्सी भी आता है तो भी डीम्ड कोरम माना जाएगा और मीटिंग कंप्लीट होगी। सच मीटिंग डीम्ड मीटिंग ड्यूली CHS मतलब C यानी कि कॉल्ड होल्ड और कंडक्ट में डीम्ड कर लिया जाएगा मीटिंग को। सेक्शन 98 खत्म हो गया। 99 में क्या आता है, 99 में से पनिशमेंट की बात की है, पनिशमेंट फॉर डिफ़ॉल्ट। अगर सेक्शन 96, 97, 98, 96 क्या आता है AGM, 97 AGM कॉल ट्राइब्यूनल कॉल करता है AGM, और 98 में EGM
ट्राइब्यूनल कॉल करता है। तो अगर उसमें कोई कंप्लाइंग विथ ट्राइब्यूनल डायरेक्शन या इन सेक्शंस में कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर मानती ही नहीं है, तो उसमें कंपनी और ऑफिशियल इन डिफ़ॉल्ट फ़ाइन लगेगा उसे 1,00,000 का, और अगर फिर भी वो गलती को सुधारते नहीं हैं तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको फ़ाइन लगेगा। फिर उसके बाद इसके साथ हमारे बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए, हमारा एक कंप्लीट पार्ट हो गया है। इसके आगे के सेक्शन 88 से लेके 95 तक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर सी